नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पहले चरण के मतदान में हुई स्लो और कम मतदान प्रतिशत की, चुनाव आयोग के फर्जी मतदान को रोकने और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने की प्रतिबद्धता की और राजनीतिक पार्टियों की नाराजगी की। समाजवादी पार्टी ने मतदान शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर दिया कि बुर्का नशी वोटरों को चेक करने का बहाना बनाकर मतदान प्रक्रिया को जानबूझकर स्लो किया जा रहा है। पहले चरण के 102 सीटों पर हुए मतदान में सबसे कम प्रतिशत जो है वो बिहार के नवादा का रहा, जहां केवल 40% मतदान हुआ, और सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पश्चिम बंगाल का रहा। लेकिन चर्चा सबसे कम और सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वाले राज्यों या सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले राज्यों की नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की 8 मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी की, जहां बुर्के के पीछे से फर्जी वोट करने की कोशिश करने वालों के मंसूबों पर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया। हर बुर्का नसी को जब बूथ पर विशेष रूप से तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ने जांच शुरू की तो कुछ पार्टियों को दर्द होने लगा। कुछ प्रत्याशी जिन्हें लगता था कि यह बुर्का नसी उन्हें ही वोट करने जा रही है, वो तो रिपोर्ट के मुताबिक रोने भी लगे और रोते रोते अपने पार्टी आका से शिकायत भी करने लगे कि उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। खैर, कुछ मतदान केंद्रों पर बिना चेकिंग के भी बुर्का नसी को मतदान केंद्र के भीतर जाते हुए और वोट करते हुए भी देखा गया, जिसे शिकायत के बाद सही कर दिया गया, चेकिंग शुरू कर दी वहां पे। लेकिन मामला केवल बुर्का नसी के वोट डालने की प्रक्रिया को धीमा करने का नहीं, बल्कि फर्जी वोटिंग को रोकने का है, जो अब तक बुर्के की आड़ में होता रहा था। मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट डालने की खबर हमने पिछले चुनाव में देखी थी, उसे प्रकाशित भी की थी और उसे दिखाया भी था। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह तो सच है कि चुनाव आयोग के भरपूर प्रयास के बाद भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। लेकिन इस कम वोटिंग से किस पार्टी को फायदा हुआ, किस पार्टी को नुकसान हुआ, यह जानना भी जरूरी है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। आमतौर पर जो समझा जाता है कि एग्रेसिव वोटिंग सत्ता परिवर्तन के लिए होती है। जब जनता सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरी ताकत से पोलिंग बूथ तक जाती है। 2014 में 66.40% वोट पड़े थे, जो कि पिछली बार यानी 2009 की तुलना में करीब 8% ज्यादा थे। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने वोट किया था। 2019 में 2014 की तुलना में केवल 1% या यूं कहें कि 1% से भी कम का इजाफा जो है वो देखने को मिला था, क्योंकि लोग मोदी जी के काम से खुश थे और उन्हें रिपीट करने के लिए वोट कर रहे थे। 2024 में भी करीब करीब यही ट्रेंड पहले फेज के बाद से देखने को मिल रहा है। वोटिंग प्रतिशत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए आज सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी चुनाव आयोग के साथ वोटरों के लिए अपील जारी की है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि मतदान प्रतिशत के कम होने का फायदा किसे मिलेगा। क्या एनडीए के वोटर जीत के प्रति अपनी विश्वास के कारण, अति विश्वास के कारण बूथों तक नहीं पहुंचे? क्या सिर्फ एक पक्ष के वोटर ही बूथ तक पहुंच पाए? क्या एग्रेसिव अल्पसंख्यकों के वोट पैसिव बहुसंख्यक वोटरों पर भारी है? क्या मतदान प्रतिशत कम होने में तापमान की अधिकता, लगन की सीजन और जीत के प्रति अति विश्वास भी कारण रहा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रतिशत में कहां गिरावट किस किस तरीके से? पीलीभीत का यह है, 2019 में 67.41% वहां मतदान हुआ था, जबकि 2024 में वहां केवल 63.39% ही रहा। मुरादाबाद में 19 में यानी पिछले चुनाव में 65.46 और रामपुर में 63.19 और इस बार केवल 55.75। सहारनपुर में 17 हुआ था 70 के आसपास, तो इस बार केवल 86 के आसपास है। कैराना में 67.45 था पिछली बार, इस बार 61 के आसपास है। मुजफ्फरनगर में 68.42 था, तो इस बार केवल 60.02% चुनाव। बिजनौर 2019 में 66.22 और 2024 में 58.21। नगीना का भी ऐसा ही है, 63.66 19 में था और उसके बाद जो यहाँ केवल 60% के आसपास 24 में। औरंगाबाद में 2024 में 50% अभी हुए, लेकिन जबकि पिछले चुनाव में यह 53.63% था। 3% से भी ज़्यादा कम जो है वो आंका गया। गया में करीब 4% का जो है वो अंतर है, 4% कम वोट हुआ। नवादा में करीब
8.8% की कमी वहाँ पर दर्ज की गई। जमुई में 5.21% की कमी जो है इस बार है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा यानी 3.63% की कमी जो है वो देखा गया है। हालांकि नवादा का गया में 56, ये तो इस बार जो फर्स्ट फेज़ के जो चुनाव हुए हैं उसके जो प्रमुख सीट थे उसके वो। और हमारे पास जो है कुछ मेहमान जो है जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे, अशोक तिवारी समाजवादी प्रवक्ता के तौर पे, और इसके अलावा संदीप चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में जवाहर यादव जी से करना चाहूँगा। स्वागत है जवाहर जी आपका इस प्रोग्राम में। और जैसा कि कल से चर्चा चल रही है, जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ उसके बाद से ही चर्चा हो रही थी कि ये स्लो वोटिंग जो है, स्लो वोटिंग तो कहीं से तो समाजवादी पार्टी ने शिकायत की कि ये स्लो वोटिंग जान करके करवाया जा रहा है। और जो बाद में जो चर्चा आई कि ये जो है अति उत्साह के कारण जो है लोग जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचे। और ख़ासतौर पर जो बीजेपी के जो वोटर थे, ऐसा ट्रेंड पहले भी देखा गया कि बीजेपी के वोटर जो है वो पहुंचे नहीं। इसमें लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने उस तरीके के प्रयास नहीं किए जिस तरीके के प्रयास जो है उन्हें करने चाहिए थे अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। आपका क्या आकलन है, क्या बीजेपी क्या सोचती है, क्यों वोटिंग परसेंटेज कम हुआ आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के बगैर भी और चुनाव में भी लगातार चुनाव कैसे जीते, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसको लेकर निरंतर काम करता रहता है। इसलिए ये कहना जब लोकतंत्र का पर्व चल रहा हो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतना उत्साहित नहीं होगा, इससे कोई सहमत नहीं होगा। क्योंकि हम तो तब भी लगे रहते हैं जब हमारे चुनाव नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद, मोदी जी ने चुनाव के बाद लोगों को इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और ये कहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछली बार सीटें जो थी उससे अधिक उससे, और उन्होंने इनका धन्यवाद भी किया। अभी तक आपने जो मैं स्क्रीन पे आपके देख पाया, आपने उत्तर प्रदेश और बिहार दो रोजों के दो जो प्रदेश है उनमें कुछ लोकसभा की सीटों का आपने विवरण किया, जिसके आधार पे कहा कि यहाँ कम रहा। साथ में आपने ये भी बताया कि 2014 के मुकाबले 2019 में 1% मतदान कम रहा, परंतु 14 के मुकाबले 19 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई थी 1% मतदान कम होने के बावजूद भी देश में। तो हम ये मानते हैं कि, मेरा मानना है लोकतंत्र में सबको सहभाग लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा हर समय आह्वान करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि वोट का उपयोग करना चाहिए। ये कम वोट भी, मैं कहता हूं ये 100% होना चाहिए था, चाहे वो यूपी हो बिहार हो, परंतु ये कम वोट भी कोई सरकार के प्रति आक्रोश है ऐसा कहीं नहीं है। आक्रोश में जब आक्रोश होता है तो मत प्रतिशत बढ़ता है। बिल्कुल। तो अगर ये बंगाल में बढ़ा है तो हमारे लिए शुभ संकेत है, अगर ये तमिलनाडु में बढ़ा है तो हमारे लिए शुभ संकेत है। तमिलनाडु में हम जो भी करेंगे ऐड करेंगे, बंगाल में हम निश्चित रूप से बहुत बेहतर स्थिति में पिछली बार थे, इस बार और बेहतर होंगे। तो ये चुनाव, जहां तक आपने कहा कि बुर्का नसीन या जो बुर्का पहनने वाली हमारी बहनें हैं उनको जानबूझकर रोका गया, ये वो लोग कहते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, तानाशाही लोग जो है, परिवारवादी लोग हैं, जिनका जो ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिनको इस पद्धति में विश्वास नहीं। किसी महिला से हमारा क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी वो ये चाहेगी कि अपने मत का वही व्यक्ति उपयोग करे जो उस मत का अधिकार रखता हो। बिल्कुल। क्या मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र और कांग्रेस के मित्र जो यहाँ बैठे हैं वो ये कहेगी कि वोट किसी के स्थान पर कोई भी डाल सकता है? वो मुझे लगता है इस खुले मंच पर यही कहेंगे जी नहीं डालनी चाहिए। तो अगर वो नहीं डालनी चाहिए तो उसको रोकने के लिए संविधान की दृष्टि से अगर किसी से उसके तथ्य मांगे जाते हैं, अगर किसी महिला का, कोई महिला कर्मी अगर बुर्का हटाकर उसके जो भी आईडी वो लेकर आई है उसका उससे मैच करती हैं, तो ये रोकना कहां हो गया। दूसरा, मैं चाहता हूं जो भी चुनाव का समय था कि इस समय तक जो भी बूथ तक चला गया उसका मत डलवाया जाता है, चाहे रात के 10 बज जाए। क्या जिसके आरोप यह है कि हम लोगों ने कि ये सिलो कराने के लिए किया गया, तो क्या कोई ऐसे उदाहरण आए कि चुनाव के समय तक जो उसमें प्रवेश कर दिया गया उसको मत डालने नहीं दिया गया? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है ये केवल पॉलिटिकल मुद्दा है, ये केवल तुष्टीकरण का मुद्दा है। और मुझे मालूम है ये महिलाएं वो हैं जो बुर्का पहनकर आई है, वोट मोदी जी को देने गई है, इसलिए इनकी पीड़ा ये है। इनको ट्रिपल तलाक से
मुक्ति दिलाने वाले अगर इस देश में कोई जननायक है, इनके लिए कोई नायक बने, अगर इनके लिए कोई दूत बने हैं मुस्लिम बहनों के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं, जिन्होंने महिलाओं को डर से, खौफ से, नरक से जिंदगी जिलाने का काम किया है। इसलिए जितनी बहनें ये निकली हैं वो मोदी जी के पक्ष में निकली है, और यही मेरे विपक्ष के मित्रों की बौखलाहट है। बिल्कुल, आपने कहा कि जितनी बुर्का नशी थी, जो बुर्के में जो वोट डालने के लिए आई थी, वो मोदी जी के पक्ष में आई थी, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मसला आपने हल किया है। और खासतौर पे मैं तो ये भी कहता हूं कि ज़बरदस्ती के बुर्के से आज़ादी के लिए भी लोगों ने वोट डाला है, कि कल जिस तरीके से लोग आ रहे थे वोट डालने के लिए, तो मुझे लगा ज़बरदस्ती का बुर्का उन पर थोपा गया है, वो भी उनसे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए भी वो वोट करना चाहते हैं। हमारे साथ जो कांग्रेस के मित्र हैं अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस के संदीप चौधरी, माफ़ कीजिएगा, अनिल सिंह चौहान जी हैं। अनिल जी, मैं आप दोनों से बारी बारी से चाहूँगा, पहले मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पोलिंग स्टार्ट होने के 2 घंटे के भीतर ही आपके पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया था और आरोप लगाया था चुनाव आयोग पे कि जानबूझ करके स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। कहां से आप लोगों को ये सूचना मिलती है? और केवल एक तस्वीर के आधार पे, एक बूथ के एक तस्वीर के आधार पे आपने ये कहा था, जबकि वहां पर चेकिंग चल रही थी। क्या आप लोगों का कोई पैरेलल सिस्टम है जहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है? किस आधार पर आपने ये दावा किया था? देखिए, जहाँ जिसको जब जैसा लगा वैसा उसने अपनी बात की। इस बात से मैं सहमत हूँ कि कोई चीज मतपत्र से चेकिंग की जाती है अगर, तो ठीक है, की जा सकती है। हेरस नहीं करना चाहिए किसी भी मतदाता पर। अगर उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है तो प्रॉपर चेकिंग कर करी जा सकती है, ये तो नियम है, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। जहां तक स्लो वोटिंग की बात आपने कही, स्लो वोटिंग बिल्कुल स्लो वोटिंग हुई, और जो है स्लो वोटिंग भी हुई और वोट पड़ा भी नहीं ठीक से, मतलब मतदान कम, मतदान लो, मतदान का प्रतिशत गिरा। इस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, मतदाता की उदासीनता बहुत बड़ा रोल रखती है। जो मतदाता परंपरागत भाजपा के थे, परंपरागत रूप से उसको वोट देते आ रहे थे, उनमें निराशा का भाव, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, किसानों को जिस तरह से एमएसपी गारंटी हमने दी है उसको लेकर सवाल इस बात का है कि जब हतोत्साहित हो गया मतदाता तो वो निकलेगा नहीं, वोट कम पड़ेगा। भाजपा का मतदाता, कुछ मतदाता आराम तलब भी है, वो भी कम निकलता, सभी जानते हैं इस बात। इतनी कड़ी धूप में निकलना उसके लिए मुश्किल था। तो हालात ये है कि इस समय जो मतदान हुआ है वो मतदान उन्हीं लोगों का हुआ जो सर पे पगड़ी बांध के निकले हैं। हाँ। धूप को झेलने की क्षमता जिनके अंदर, जो आम आदमी है, दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, यानी कि जो युवा है। मतलब आप तिवारी जी ये कह रहे हैं, तिवारी जी आप ये कह रहे हैं कि मोदी से नाराजगी अगर किसी व्यक्ति को है तो वोट वो नहीं डालता है, उनको बदलने के लिए आपको वोट नहीं दिया है उसने? मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने आपके दोनों अर्थ है ना इसका। आपने कहा कि वो जो भाजपा के वोटर थे वो घर में रह गए, तो उनको नाराजगी थी महंगाई को लेकर के, तो महंगाई थी तो उनको सपा को देना चाहिए था वोट। अरे इससे आप भी सहमत होंगे, अगर कहेंगे नहीं तो दिल में सहमत होंगे आप। कुछ वोटर ऐसा होता है जो धूप देख कर नहीं निकलता है, ठीक है, और कुछ वोटर ऐसा होता है जो मन ही मन दुखी होता है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, भाजपा ऐसा कर्म क्यों कर रही है, भाजपा को वोट भी नहीं देगा और निकलेगा भी नहीं, ऐसा भी वोटर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाराजगी तो है लेकिन इतनी नाराजगी नहीं है कि वो सपा को वोट दे दे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब नहीं, क्योंकि वो आप में उम्मीद की किरण नहीं देख रहा है ना, नाराज तो है लेकिन आप में उम्मीद नहीं देख रहा है, इसलिए बेचारा घर में बैठ जाना पसंद कर रहा है, लेकिन आपको देना पसंद नहीं कर रहा है, ये आप कह रहे हैं। बात छोड़िए, अरे परंपरागत वोटर की बात कर रहा हूँ, परंपरा। ठीक है, चलिए मैं जवाहर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन पहले इससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी सुनने, अनिल सिंह चौहान जी। इस बार आरएसएस के वोटर ने भी वोट नहीं दिया है, वो भी नाराज है। भाई सारे लोग आप ही को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने नहीं किया। जी अरुण जी, हाँ, मैं आऊंगा, तिवारी जी आऊंगा। मैं समझ रहा, मुझे लग रहा है कि बूथ तक तो नहीं गए, बिल्कुल लग रहा है बूथ तक नहीं गए, लेकिन वो आपके घर तक जाकर के बताया आपको कि मैं नहीं गया बूथ। जो 4 साल की नौकरी से पीड़ित नौजवान है उसने वोट दिया है, जवानों ने वोट दिया है, हमारे किसानों ने वोट दिया है। आपको क्या लगता है, आपका कोई शीर्ष नेता इस टीवी को देख रहा है क्या, जो आप आपकी किसी ने सीआर लिखनी है क्या सर, आपकी किसी ने सीआर लिखनी है क्या, कि आपको लगता है कि कोई नेता देख रहा होगा कुछ भी बोलूंगा? आपका मीडिया विंग इस समय चैनल को देख रहा होगा, तो आपकी मजबूरी है
कि आपकी रेटिंग क्या रहेगी। आप अपनी रेटिंग की लड़ाई ना लड़े, डिबेट को ठीक दिशा में बढ़ने दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। आपको क्या लगता है ये जो स्लो वोटिंग, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, आप भी उसी से सहमत हैं या आप कुछ अलग सोचते हैं कि आपके वोटर नहीं गए या आपके महागठबंधन के वोटर नहीं गए? क्यों आप मानते हैं कि कम वोटिंग हुआ है? मुकेश जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि कम वोटिंग हुई है, ये पूरे डेमोक्रेसी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है, सभी दलों के लिए चिंता का विषय है। जब हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारे और लोकतंत्र के हम सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं विश्व में, तो हमारे देश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि गांव-गांव में जो केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ और कई प्रकार से जो प्रश्न चिन्ह डेमोक्रेसी पर उठाए गए, और जिस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके चंदा लो, धंधा दो, इस तरह के जो घृणित कार्य लोकतंत्र में हुए, लगातार विपक्ष पर हमला होना, कुछ घरानों को मीडिया समूह सौंप देना, जो ईमानदार पत्रकार हैं उनके यहाँ छापेमारी करना, तो कहीं ना कहीं एक जो जनता है वो आहत है लोकतंत्र में। ये बड़ा कारण है कि थोड़ा सा कहना चाहिए जमहूरियत में जो विश्वास कम हो रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़े, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, और राजनीतिक दल ही नहीं, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सबको उसमें प्रयास करना चाहिए। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। और आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है, मैं ये समझता हूं कि आज सभी दलों को ये चिंता करना चाहिए। मैं आंशिक रूप से तिवारी जी के इस बात से जरूर सहमत हूं कि भाजपा के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं आज हतोत्साहित हैं, क्योंकि दो लोगों के हाथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी है। मुकेश जी, आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, और मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे विधायकों और सांसदों को टिकट देना हो, आप मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार और विश्लेषक हैं ना, उनको कोई आकलन था ना भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों को, तो हम तो साहब विपक्ष में हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी को आकलन नहीं था, किसी को भी कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसके बाद और आश्चर्य की बात आपको बता दूं, सभी जगह दिल्ली से डेपुटेशन में आईएएस भेजे गए और सारा रिमोट कंट्रोल, या तो रिटायर्ड आईएएस वहां बैठाए गए, सारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में रहा। तो जो तानाशाही चरम पर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और देश के अंदर भी, उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स पूरे देश में है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तानाशाही नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये आरोप कांग्रेस लगाए, ये सही नहीं लग रहा है। अब कांग्रेस जो एक पार्टी, एक परिवार की पार्टी है, आप उससे तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आप क्या, आप मुकेश जी क्या होता है, मुकेश जी मैं बहुत अच्छी बात आपने कही, एक व्यक्ति के, एक परिवार की पार्टी है आप कह रहे हैं। मैं 1 मिनट समय लूंगा, क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया, क्योंकि विपक्ष का जो मुद्दा होता है वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का होता है। पर 10 साल से मोदी जी ने क्यों ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? मीडिया के जो पत्रकार पूछते हैं क्यों उनके यहाँ आईटी का छापा पड़ जाता है? इन विषयों पे आप भी शायद साहस ना कर पाए पूछने का, पर मैं कह रहा हूं कि होता क्या है कि हम उस परिवार को निश्चित रूप से अपना नेतृत्व मानते हैं जहां जिस परिवार से लोगों ने गोलियां खाई, बम से उड़ाए गए। पर समस्या यह है कि जिस अशोक चौहान को कहा जाता है कि ये परिवारवाद का शिकार है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वैसे भ्रष्टाचारियों का और वैसे परिवारवाद के लोगों का जमावड़ा, जिनको प्रधानमंत्री 3 दिन पहले आरोप लगाते हैं, वो भाजपा में क्यों आ गए और पाक साफ कैसे हो गए? कौन सी लॉन्ड्री, कौन सी वॉशिंग मशीन है? और पाक साफ हो गए, उसके बाद आज फिर भ्रष्टाचार पर बात होने लग गई, फिर भ्रष्टाचारियों को समेटा जा रहा है। तो सारे देश के भ्रष्टाचारी जिन पर मोदी जी जवाब दे देंगे, जवाहर जी हैं यहाँ पे, वो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे संदीप चौधरी जी भी हैं हमारे साथ, बिहार की राजनीति पे और देश की राजनीति पे अच्छी समझ रखते हैं। संदीप जी, क्या आपको लग रहा है, जो आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपका क्या आकलन है? ये जो स्लो वोटिंग का आरोप है या कम मतदान प्रतिशत जो है इस बार पहले फेज का, इसके लिए कारण किसको मानते हैं आप? देखिए मुकेश जी, कई कारण हो सकते हैं स्लो मतदान के। सबसे पहली चीज तो ये माना जाता है कि भाई जब भी मतदान ज्यादा परसेंटेज में होता है तो सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। लेकिन आपने देखा जैसे कांग्रेस को रिमूव करके बीजेपी आई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, फिर दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें 1% आपने बताया वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सीटें बढ़ी बीजेपी की ज्यादा, करीब 303 सीटों पे बीजेपी पहुंच गई। तो ये चीजें हमेशा ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। और अब की बार जो वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी है। अगर आप बिहार की बात करें तो आरजेडी है, क्षेत्रीय दल है। अगर आप बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी है, क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दल पिछले कई चुनावों में हारने के बाद मुझे लगता है उनका मनोबल भी डाउन है, और उनके जो कार्यकर्ता क्षेत्रीय दलों में, चौधरी अजीत सिंह तो कहा करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, कहा कि जहां समाजवादी का झंडा समझो वहां खड़ा है गुंडा।
तो जहां इन लोगों की इमेज गुंडों की थी और गुंडागर्दी के बल पर वोटिंग कराई जाती थी, तो आज की तारीख में चुनाव आयोग का डंडा इतना टाइट हो चुका है कि गुंडागर्दी के बल पर वोटिंग नहीं हो सकती। और जो आपने बुरके का जिक्र किया, बुरके की आड़ में बहुत ज्यादा गलत वोटिंग होती थी, फेक वोटिंग होती थी। जैसे आपने बताया कई लोग एक्सपायर हो जाती थी, महिलाएं एक्सपायर हो जाती थी, उनकी वोट बनी रहती थी, उसको भी डाल लिया जाता था। तो उन चीजों पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मुकेश जी, आपके माध्यम से, जवाहर जी बैठे हैं और बीजेपी तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो एमपीज थे, कई क्षेत्रों में ऐसे कैंडिडेट थे जो हर गांव तक नहीं पहुंचे। वो इस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई वोट तो मोदी जी को मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे हम जीत के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट और जो इनका कार्यकर्ता है वो जवाहर जी जैसा होना चाहिए। जवाहर जी को मालूम है हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, और जवाहर जी अभी से बादशाहपुर में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये व्यक्तिगत बात हो गई। 12 के 12 बहुत जरूरी है। नहीं संदीप जी, जवाहर जी, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, जो आरोप, उसका जवाब आप दें, और उसके बाद मैं थोड़ा आपसे तमिलनाडु की बात भी करूंगा। जी देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छा लोकतंत्र है। देश के पहले प्रधानमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस कमेटी ने एक वोट नहीं दिया। अधिकतम वोट सरदार पटेल लग गए, पटेल के लिए किया गया, परंतु कांग्रेस में लोकतंत्र था, इसलिए पंडित नेहरू जी को आगे बढ़ा दिया गया। आपातकाल इस देश में एक बार लगा है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी हुई, परंतु 1977 में देश में आपातकाल भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया, क्योंकि कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी नहीं है, इसलिए केसरी जो अपने बिहार से थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी नेम प्लेट के साथ कुर्सी कांग्रेस मुख्यालय से सीताराम केसरी जी की फेंक दी गई। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर और परिवारवाद पर बात करने से पहले आईना कैसे देख लेते हैं, मुझे तो समझ में आता नहीं। इतनी नैतिक ताकत इनके यहां से कैसे आ जाती है कि लोगों को लिए ये बोल लेते हैं। मेरे समाजवादी पार्टी ने मित्र ने कहा कि महंगाई है। सर बिल्कुल महंगाई है। महंगाई यह है कि 13 में महंगाई दर लगभग डबल डिजिट में थी, 11% के आसपास। आज महंगाई है 5.09%, इसलिए 11% से ज्यादा महंगाई 5.09% हो गई। और इसके कारण मेरे समाजवादी और कांग्रेसी मित्र त्राही त्राही कर रहे हैं। दूसरा, संदीप जी ने कहा कि जो हमारे प्रत्याशी है उनको मेहनत करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। मेरा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में हूं यहाँ, परंतु मेरे लगते राजस्थान में कुछ सीटों पर चुनाव हुआ, कुछ प्रत्याशियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 24 घंटे में से 18 घंटे तक लगातार उन्होंने काम किया, और जो 6 घंटे थे उसमें उनका नहाना धोना भी हो गया और उनका सोना भी हो गया और उनकी प्लानिंग भी होगी। बाकी 18 घंटे के जिन 2-3 लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, जो लोग वहां काम कर रहे थे, मुझे उनका फीडबैक मिला। कम पोलिंग क्यों हुआ, ये एक अलग से जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वो करेंगे, राजनीतिक पार्टियां भी करती है। जब इसके अंतिम परिणाम 4 जून को आएंगे, उसके आधार पर भी इसके वास्तव में निर्णय निकलेंगे। परंतु मैं ये मानता हूं कि कम प्रतिशत होना लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है ऐसा कतई नहीं है, वो हमारे पक्ष में है। क्योंकि अगर ये हमारे उसमें होता तो समाजवादी पार्टी को अगर दोबारा से कहीं पसंद किया जाता तो यूपी बढ़ता, अगर ये बंगाल में कहीं पसंद किया जाता तो वहां जो घटा है वो और ज्यादा बढ़ता, तमिलनाडु में और ज्यादा बढ़ता। तो ये जहां जहां हुआ है मुझे लगता है हमारे पक्ष में हुआ है, बिहार में हो चाहे और जो बेहतर अभी तक जो टोटल इसमें लगभग 40-45 सीटें हमारी थी, जो पिछले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, हम उसमें इजाफा करेंगे। और कांग्रेस कोई मेरे मित्र बता दे या समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बता दे ये कहां पर गेन करने जा रही है। जैसे मुकेश जी ने कहा यूपी में कांग्रेस नहीं, मुकेश जी एक निवेदन है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भाषण सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। आपको भी मैंने उतना ही समय दिया था। नहीं मुकेश जी, पहले भी उतना ही समय आपको अभी मेरा निवेदन ये है, या तो आप उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू करा लें या हम लोग उतना ही समय आपको भी दे रहा हूं, जवाब देने का अवसर दें। नहीं दे रहे साहब, आपने पहले उनको जितना समय दिया आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा टेलीकास्ट में, आप उनको कितना समय दिया और हम लोगों को कितना समय दिए। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, आपके विद्वान दर्शक भी देख रहे हैं।
सत्ता नहीं हो पक्ष को जाएगी। जवाब देना हम होता उसका है तो जवाब थोड़ा देंगे। समय तो ज्यादा सत्ता देना ही पक्ष पड़ेगा ना कांग्रेस आपको। सत्ता पक्ष को ज्यादा समय नहीं दिया जाता था। लोकतंत्र का पहला मानक है कि ये चौथा स्तंभ है और आपका काम है ठीक है, मैं चलूंगा। आप देखिए, आप दोनों पक्ष के लिए आप अगर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी इशारा हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो चर्चा इसी ऐसे ही जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के हमारे दोस्त तिवारी जी हैं उनके पास जाऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे अशोक तिवारी जी के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, हालांकि जवाहर यादव जी की बात पूरी नहीं हुई थी। जवाहर जी, अगर बात पूरी नहीं हुई, अगर 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, उसके बाद मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, की आवाज मिल रही है आपको? जी तिवारी साहब को बोलवाइए, हम सुनेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है तिवारी जी, अशोक तिवारी जी क्या बोलना, जल्दी बताइए, क्योंकि वह कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उतावले हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है। जी जी हाँ, हम संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज हमारी नजर में एक महत्वपूर्ण चैनल, थैंक यू। और सुदर्शन न्यूज जैसे महत्वपूर्ण चैनल पर संदीप जी जो बात कह रहे थे वो बात हमें ठीक नहीं लगी। उनकी एक बात ठीक नहीं लगी कि वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से मतदान कराते थे। गुंडागर्दी से मतदान अगर अधिक हो तो गुंडागर्दी। आपकी आवाज फ्रीज हो रही है संदीप जी, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बोलना चाहते। अनिल सिंह जी, अभी टाइम आपका शुरुआत 33 हो रहा है, मैं पूरा 2 मिनट दूंगा आपको, आप बोल लीजिए। सारी शिकायतें दूर कर रहा हूं मैं आभारी हूं आपका मुकेश जी, आभारी हूं आपका कि आपने समय दिया। और आपसे निवेदन भी करूंगा कि विपक्ष को पूरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मोदी जी ने सारे अवसर समाप्त कर दिए। चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे 100 दिनों में महंगाई कम करने का मुद्दा रहा हो, आप देख लीजिए। और इन मुद्दों पे भारत तिवारी जी आपके पास, आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है आपका तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी जब ये बुरके पे बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे और मुस्लिम बहनों की बात कर रहे थे, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, और उन बलात्कारियों में 5-7 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार किए थे जो बिल्किस बानो के परिवार की थी, उसको गुजरात सरकार ने षड्यंत्र करके छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुजरात की सरकार ने षड्यंत्र किया बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए, और उन बलात्कारियों को छुड़ाने के बाद उनकी आरती उतारना और जय श्री राम के नारे लगाना हिंदू धर्म को कलंकित करता है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में कट रही है अशोक जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है, आपका ठीक किया जा रहा है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज फ्रीज हो रही है। हम महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आपके चैनल पे महत्वपूर्ण बात कोई भी बोलता हो, संदीप जी बोले, कोई बोले, अगर बात सही कह रहा हूं मैं तो एक बारी बताने दीजिए। मैं कह रहा हूं सुदर्शन न्यूज चाहता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। बिल्कुल, न्यूज कभी नहीं चाहेगा कि मतदान लो हो, मतदान ना हो। मतदान कराना चाहते हैं आप, आपका फर्ज है, आप चाहते भी कराना। ये बात गलत बोली इन्होंने कि गुंडागर्दी से मतदान होता है। व्हाट इज दिस? नहीं, पहले तो होता ही था सर, हम लोग तो उस दौर के पत्रकार हैं जो हम लोगों ने देखा है गुंडागर्दी से मतदान। हमने तो बैलेट से बूथ लूटते हुए देखा है और अपने कैमरे में शूट किया। मैं सहारा में था, मेरे सामने में बूथ लूटा गया था, हमने उसको शूट किया, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुकेश जी, बूथ लूटना तो छोटी चीज है, मायावती को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। खारिज करता हूं उनकी बात को मैं, और ये बात इतने बड़े चैनल पे बोलना इनका उचित नहीं है। ये स्लो मतदान करना चाहते हैं, चाहते मतदान ही ना हो, इनका मतलब ये है, ये बात गलत मुंह से इनकी जबान फिसल गई है बस। अरे और सच्चाई ये है कि जो मतदान हुआ है उस मतदान का जो प्रतिशत बता रहा है, भाजपा बुरी तरह हार रही है 8 सीटों, 8 के 8। चलिए ठीक है, तो आप तो खुश होइए ना, तो आप खुश होइए जब हम खुश हैं। हाँ, आप खुश हैं। चलिए 4 तारीख को भी बुलाऊंगा मैं आपको। मैं आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रख लूं। जी जी, आपको अनुमति है, आपके मित्र आपको रोक रहे हैं, मैं नहीं रोक रहा। जी बोलिए अनिल। तो मुकेश जी, मैं कह रहा था कि ये आपातकाल की बात कर रहे थे। कांग्रेस के शासनकाल, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, वहां से इतिहास आप शुरू कर दीजिए। तो आज जो भारत के साथ जो देश आजाद हुए, वहां लोकतंत्र की स्थिति देख लीजिए और हिंदुस्तान में देख लीजिए। हिंदुस्तान में एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री और एक राउडी देश का गृहमंत्री है, और उसका बेटा जयंत शाह जिसने बल्ला नहीं पकड़ा, वो बीसीसीआई का सचिव है। ये परिवारवाद पर एक बड़ी नकेल है और एक बड़ा काम है भाजपा का, आप देख लीजिएगा। भ्रष्टाचारी और परिवारवाद का उदाहरण राजनाथ सिंह के बेटे और बहुत लोग हैं। एक आपातकाल की गलती, जब भी भाजपा को आप बात करो आपातकाल पे चले जाते हैं। कांग्रेस ने तो माना कि हमसे गलती हुई साहब, लेकिन आप कौन सा आपातकाल लेके आए?
कृषि कानून आप लाते हैं, हजारों किसानों की जब शहादत हो जाती है उसके बाद आप वापस लेते हैं। ये कौन सा कृषि कानून है सिर्फ अदानी के लिए? आप 2 करोड़ नौकरियों की बात भाई करते कम हैं से और 8 करोड़ कम की अपनी गलती का एहसास होने के बाद वापस तो किया। ठीक है, वो वापस मैं वो नहीं ठीक है कि जब जब ये 21वीं सदी के भारत और लोकतंत्र की बात हो तो मनमोहन सरकार और मोदी सरकार का कंपैरिजन नहीं होता। ये नेहरू, शास्त्री और पटेल में चले जाते हैं। अरे साहब, उनसे जवाब लेना है तो वहां जाइएगा तो पूछिएगा, वो जवाब देंगे कि कैसे 545 रियासतों में बटे हिंदुस्तान को पहली बार अखंड भारत बनाने का काम इन पुरोधाओं ने किया। अपने बाप दादाओं को गाली नालायक बच्चे देते हैं कि साहब हमारे बाप दादा ने हमारे लिए मर्सिडीज नहीं खरीदी। अरे दम है तो कुछ करके दिखाइए। ठीक है अनिल जी, आपका समय पूरा हो गया। अनिल जी, आपका समय पूरा हो गया, अब जवाब ले लीजिए। मेरे समय में दूसरे लोग बोले हैं मुकेश जी, और मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा फिर से कि मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है कि कठोर से कठोर प्रहार सरकार पर करे, सरकार पर सवाल पूछने का साहस रखे, विपक्ष को हमेशा घेरे में लेना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाहर यादव से पूछ रहा हूँ। जवाहर जी जवाब दीजिए। आप अनिल सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप जो है मनमोहन सिंह से मोदी की सरकार की तुलना नहीं करके आप नेहरू और गांधी से क्यों करते हैं तुलना? जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, मैंने पूछ लिया सवाल आपके कहने पे। चौहान साहब सुन लीजिए। इन्होंने अभी मेरे समाजवादी मित्र ने ये कहा कि जितना भी, ठीक है सर, आपने जो कहा मैंने पूछ लिया, आप जवाब ले लीजिए जी। ऐसा है, मेरे समाजवादी मित्र ने ये कहा था अपने इस वक्तव्य से पहले, ब्रेक से पहले, कि जितना भी ईमानदार मीडिया था उस पर हम छापे मरवा देते हैं। इसका मतलब आज तक, सुदर्शन न्यूज, जितने अन्य चैनल हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितताएं नहीं की और उन पे किसी संस्था ने छापा नहीं मारा तो आप सबको तो उन्होंने बेईमान की श्रेणी में डाल हम लोग ऐसे आरोप सुनते रहते हैं सर, इस पे हम जवाब नहीं देते। 3 विपक्ष के नेता बताइए, 3 विपक्ष के नेता, सारे मीडिया के भी आदरणीय पत्रकारों को चुनौती दे रहा हूं, आपको भी जवाहर जी, चौहान जी आप बताइए जिस पर ईडी आईटी की कार्रवाई न चल रही है। सुन लीजिए, मैं आप सबको चुनौती दे रहा हूं। अरे किसी भी दल के 3 विपक्ष के नेता बताइए जिस पर मोदी पर जिसने सवाल उठाया उस पर कार्रवाई न हो रही। ठीक है सर, अब हो गया ना, आप एक बार सुन तो लीजिए। भाजपा के 2 नेता बता दीजिए जिस पर कार्रवाई हुई, आप सबको चुनौती दे रहा हूं। और नहीं तो मानिए कि ठीक है, चलिए आपने चलिए आवाज एक बार जवाब ले लीजिए। समय खत्म होने का हो रहा है प्रोग्राम का। एक बार जवाब दीजिए। मेरे मित्र कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी और मोदी जी की तुलना कर दीजिए। सर, तुलना नहीं हो सकती। आपके यहाँ महंगाई दर डबल डिजिट में थी, हमारे यहाँ का क्या नाम है, सिंगल डिजिट में। अरे डिजिट से मत चलिए साहब, 400 का सिलेंडर 1200 क्यों हुआ बताइए? सर पे सिलेंडर लेके चौहान जी, समय नहीं है हमारे पास, आप जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछ लिया है जी। अब मैंने जवाब देना शुरू किया। इनके समय में आंकड़ों की जादूगरी मत बताइए। गरीब जनता आपसे इंसाफ मांग रही है। कहाँ है 100 दिनों में महंगाई का? हाँ ठीक है बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। चलो ठीक है सर, हमारे पास जादूगरी मत बताइए। इनके समय में 3 कमेटी की रिपोर्ट आई। मैं आखिरी लाइन लेके खत्म करता हूं। इनके समय में 12-13 में 3 रिपोर्ट आई। सेनदास गुप्ता कमेटी, सेना कमेटी और एक कमेटी और थी, जिन्होंने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय कहा कि इस देश में 80 करोड़ लोग 24 रुपए प्रतिदिन पर और 24 करोड़ लोग 8 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। कांग्रेस की समय की 3 कमेटियां हैं। बिल्कुल ये सबके सामने है और इस पर बहुत बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल सिंह जी आपका, जवाहर यादव जी आपका, और सपा की तरफ से अशोक तिवारी जी आपका, संदीप चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है इसके लिए नए लोग भी आकर के अपील कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या अपील की, एक बार उस अपील के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart
that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away, because I felt that I was a proud demonstrator of the fact that as an Indian citizen, having crossed the age of eligibility, I could exercise my vote, and had in fact exercised my vote. So the day of election has always aroused wonderful feelings. The feeling that though I may be one in this big line of people who have come to vote, each of us counts as the same citizen with the same value. So our constitution and our law provides for one citizen, one vote, and one value. I think that's the great tenacity and the power of our nation as a constitutional democracy. When I became a lawyer and I had to run around in search of work in different places, both in Mumbai and outside, I was always worried that I should not be missing that one important day when I have